दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में आपकी सहायता करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का वीडियो आपको बना रहे हैं, जिसमें हम लोग पहुँचे हैं कहाँ पे? पांडु वंश पे। पांडु वंश ने हमारे छत्तीसगढ़ में 7वीं-8वीं शताब्दी में शासन किया। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि पांडु वंश के आपका स्थापना कैसे हुई थी और पांडु वंश के आपका शासक कौन कौन थे। जैसे एक बार मैं रिपीट कर दूं, पांडु वंश के शासक थे हमारे मूल पुरुष थे उदयन। उदयन के बाद इंद्रबल। इंद्रबल के बाद आपको उनके 4 बेटे थे, नन्नराज, भवदेव, शानदेव और आपका सूरबल। उसके बाद नन्नराज प्रथम के बाद आपका राजा हुआ था आपका महाशिव तिवरदेव, फिर आपका चंद्रगुप्त, नन्नराज द्वितीय, फिर आपका हर्षगुप्त और फिर अंतिम राजा था हमारा महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, उन्हीं के फैक्ट देखते हैं। पांडु वंश हम लोग 2 शाखाओं में देखे थे, एक तो सिरपुर के पांडु और एक हमारे मैकलश्री के पांडु। तो अभी हम चर्चा करेंगे किस पर? सिरपुर के पांडु पर। हमारा पहला राजा हुआ कौन? इंद्रबल। लेकिन याद रखना है, जो उदयन है वह हमारा क्या है? आदि पुरुष है। ठीक है, इंद्रबल के बारे में देखते हैं। इंद्रबल है वह सामंत था किसका भाई? आपका सरबपुरी वंश के राजा थे, सरबपुरी वंश के, जिसका नाम था आपका प्रवरराज द्वितीय, सुदेव राजा। सुदेव राज का सामंत था, आपका दोस्त था, मित्र था कौन? इंद्रबल, जिसमें हमें जानकारी मिली थी सुदेव राज के आपका कौन सा अभिलेख से? कौवा ताल अभिलेख से। और हम लोगों ने देखा था सुदेव राज का सामंत या दोस्त हमारा था कौन? इंद्रबल। और आपका सरबपुरी वंश का अंतिम राजा था हमारा कौन? प्रवरराज द्वितीय। प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर दी थी किस व्यक्ति ने? इंद्रबल ने। और इंद्रबल ने एक नए वंश की स्थापना की थी, कौन से वंश की? पांडु वंश की। तो आप याद रखना है कि पांडु वंश की स्थापना कैसे हुआ। तो पांडु वंश की स्थापना इंद्रबल नाम के व्यक्ति ने किया। यह सामंत था सरबपुरी वंश के राजा सुदेव राज का, जिसकी जानकारी हमें कुआंताल अभिलेख से मिलती है। और सुदेव राज के बाद सरबपुरी वंश का अंतिम राजा था प्रवरराज द्वितीय, जिसकी हत्या कर दी थी किसने? इंद्रबल ने। और एक नए वंश की स्थापना कर दी थी, कौन से वंश? पांडु वंश की। इंद्रबल को इस वंश का क्या कहा गया है? संस्थापक की संज्ञा दी गई है ना। इंद्रबल के आपका 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। कौन कौन? नन्नराज प्रथम, सूरबल, ईशानदेव और भवदेव। याद रखना है भाई, आपका इंद्रबल के कितने बेटे थे? 4 बेटे, नन्नराज प्रथम, सूरबल, ईशानदेव और भवदेव। फिर हमारे नन्नराज प्रथम सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था, इसी कारण आपका राजा कौन बना? नन्नराज प्रथम बना। जबकि सूरबल, ईशानदेव और भवदेव, इन तीनों को आपका किसी विशेष क्षेत्र का मंडलाधिपति बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मंडलाधिपति बना दिया गया था। किस किस को? सूरबल को, ईशानदेव को और भवदेव को। तो आप याद रखना है हमें, इंद्रबल के कितने बेटे थे? 4 बेटे, नन्नराज प्रथम, सूरबल, ईशानदेव और भवदेव। इनमें से आपका सबसे बड़ा बेटा था कौन? नन्नराज प्रथम। इसी कारण नन्नराज प्रथम आपका राजा बनता है और सूरबल, ईशानदेव और भवदेव को किसी विशेष क्षेत्र
मंडलाधिपति। ठीक है भाई। इसके बाद हमारा राजा हो गया कौन? ननराज प्रथम। ननराज प्रथम के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इसके बाद राजा बनता है हमारा कौन? आपका महाशिव तिवर्देव। कौन बनता है भाई? महाशिव तिवर्देव। देखिए महाशिव तिवर्देव के बारे से, महाशिव तिवर्देव के शासनकाल को पांडुवंश का उत्कर्ष काल कहते हैं। कैसा काल कहते हैं? उत्कर्ष काल की संज्ञा दी गई है किसके शासनकाल को? महाशिव तिवर्देव के शासनकाल को। याद रखना, पूछेगा आपको पांडुवंश का उत्कर्ष काल, पांडुवंश के किस शासक के शासनकाल को कहा गया है? तो महाशिव तिवर्देव के शासनकाल को कहा गया है। और महाशिव तिवर्देव ने उपाधि धारण की थी, इनके द्वारा उपाधि धारण की गई थी सकल कोसलाधिपति की। कौन सी उपाधि धारण की गई थी? सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की गई थी किसके द्वारा? महाशिव तिवर्देव के द्वारा। इसको याद रखने का एक तरीका है, एक शब्द है उनके नाम पर तिवर, जिसको हम तिवरा समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ी में जानते हैं कि तिवरा मतलब आपका जो आपका बोया जाता है रबी फसल के रूप में। तिवरा आपका खाने से, याद रखने के लिए, तिवरा खाने से आपका क्या अच्छा दिखता है? सकल अच्छा दिखता है। ठीक है, तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं। बोलिए हे महाशिव, बोलिए हे महाशिव क्या दे? तिवरा दे। क्या दे भाई? तिवरा दे। और तिवरा खाने से आपका क्या अच्छा दिखता है जी? सकल हमारा अच्छा दिखता है। ऐसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि हमारा महाशिव तिवर्देव, तो हे शिव क्या दो? तिवरा दो। और तिवरा खाने से क्या अच्छा दिखेगा? सकल। तो इनकी उपाधि होगी सकल कोसलाधिपति। महाशिव तिवर्देव का आपका शासनकाल पांडुवंश का उत्कर्ष काल कहलाता है। इनके आपका अभिलेख वगैरह मिले हैं, इनके अभिलेख मिले हैं आपका कहाँ से जी? बालोद से मिला है। कहाँ से मिला है? बालोद से। राजिम से भी इनके अभिलेख मिले हैं। याद रखना, बालोद है, राजिम है, यहाँ से अभिलेख मिले हैं किसके? महाशिव तिवर्देव के। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 3 राजा हो गए, इंद्रबल, ननराज प्रथम और महाशिव तिवर्देव। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। महाशिव तिवर्देव के बाद आपका राजा बनता है कौन जी? हमारा चौथा राजा बनता है ननराज द्वितीय। ठीक है, तो हमारे महाशिव तिवर्देव के बाद आपका राजा बनता है ननराज द्वितीय। ननराज द्वितीय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, ननराज द्वितीय ने भी एक उपाधि धारण की थी। इन्होंने उपाधि धारण की थी आपका कौशल मंडलाधिपति की। किसकी उपाधि धारण की थी? कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी किस व्यक्ति ने? ननराज द्वितीय ने। तो आपको यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण पांडुवंश के किस राजा ने आपका धारण की थी? तो ननराज प्रथम ने। याद रखना है, महाशिव तिवर्देव ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, जबकि ननराज द्वितीय ने उपाधि धारण की है किसकी? कौशल मंडलाधिपति की। इनका एक अभिलेख हमें मिलता है, आपका एक अभिलेख मिलता है अड़भार से। कहाँ से मिलता है? अड़भार से एक अभिलेख मिलता है। अड़भार जो कि जांजगीर चांपा का आपका एक जगह है, जहाँ पे आप जानते हो कि प्रमुख पर्यटक स्थल है यह अड़भार। यहाँ पे अष्टभुजी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई? अष्टभुजी माता का मंदिर है अड़भार, जो कि एक प्रमुख पर्यटक स्थल माना गया है जांजगीर चांपा जिले का। ये शक्ति के आपका परिक्षेत्र में है। शक्ति जो हमारा शिक्षा जिला बना है उसी के परिक्षेत्र में है आपका। तो याद रखना है, ननराज द्वितीय के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो अड़भार से मिले हैं। अड़भार हमारा कहाँ है? जांजगीर
जांजगीर चांपा में। यह आपका एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जांजगीर चांपा के शक्ति के क्षेत्र में है। यहाँ पर अष्टभुजी माता का क्या है, मंदिर है। ठीक है, इसके बाद हमारा आपको पांचवा शासक बनता है कौन, चंद्रगुप्त। इनके बारे में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। हमारा छठवां शासक बनता है कौन, हर्षगुप्त। चलिए हर्षगुप्त के बारे में देखिए, हर्षगुप्त का विवाह हुआ था मौखरी नरेश सूर्यवर्मा की पुत्री वसाटा देवी से। मौखरी नरेश सूर्यवर्मा की पुत्री वसाटा देवी से विवाह हुआ था किसका भाई, हर्षगुप्त का, जो कि किस वंश का राजा है, पांडु वंश का राजा है, श्रीपुर के पांडु वंश का। याद रखना है हमें, इनका विवाह मौखरी नरेश सूर्यवर्मा की पुत्री वसाटा देवी से हुआ था। और इनकी दो संतानें हुई थी आपका, एक का नाम था रणकेसरी और एक का नाम है हमारे महाशिवगुप्त, है ना। तो दो इनके बेटे हुए, दो संतान हुई, कौन कौन, एक का नाम था आपका रणकेसरी और एक का नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन। यही बालार्जुन के नाम से जाना जाता है आगे चल के। तो याद रखना ये किसके आपका संतान है, हर्षगुप्त का। हर्षगुप्त का अल्प समय में निधन हो जाता है। हर्षगुप्त का शादी वगैरह हुआ, आपका बच्चे हुए रणकेसरी और महाशिवगुप्त। इसके बाद इनका जल्द ही निधन हो जाता है, और निधन हो जाता है किसका, हर्षगुप्त का। तो इनकी पत्नी का क्या नाम है जी, वसाटा देवी। वसाटा देवी ने हर्षगुप्त के याद को चिर स्थायी बनाने के लिए एक मंदिर निर्माण किया, जिस मंदिर को हम जानते हैं आज वर्तमान में सिरपुर का कौन सा मंदिर भाई, लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का कौन सा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। हमें याद रखना है कि आपका लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जब हर्षगुप्त का आपका अल्प समय में ही निधन हो जाता है, तो इनकी पत्नी वसाटा देवी ने हर्षगुप्त के याद को चिर स्थायी बनाने के लिए, ताकि आगे के समय में भी इनके आपका प्रेम और इनके विवाह के बारे में इनकी जानकारी हो, इस कारण एक मंदिर निर्माण किया गया। इस मंदिर का नाम है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। जिस प्रकार हम जानते हैं मुगल काल में एक मुगल बादशाह थे जिसका नाम था आपका शाहजहां। शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में एक आपका महल निर्माण किया है, जिसको हम आज वर्तमान में जानते हैं किस नाम से, ताजमहल के नाम से, जिसको मुमताज महल भी कहा गया है ना। आज भी उनके प्रेम को हम लोग जानते हैं आपको उनके महल के माध्यम से। इसी प्रकार आपका वसाटा देवी ने अपने पति के याद को चिर स्थायी बनाने के लिए लक्ष्मण मंदिर बनवाया, कहाँ पे, सिरपुर में। वास्तव में यह जो लक्ष्मण मंदिर है वह एक विष्णु मंदिर है। किस भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। लेकिन इसको लक्ष्मण मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह नाम के जगह में, गर्भगृह नाम के आपका एक स्थान रहता है मंदिर का। इस गर्भगृह नाम के जगह में लक्ष्मण जी की आपका प्रस्तर मूर्ति मिली है। प्रस्तर क्या मिली है, मूर्ति मिली है। प्रस्तर मूर्ति कहने मतलब पत्थर की मूर्ति मिली है, इस कारण इसका नाम पड़ा है क्या मंदिर भाई, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, यह जो लक्ष्मण मंदिर है यह लाल ईंटों से निर्मित है। इससे निर्मित है, लाल ईंटों से निर्मित है। और यह पंचायतन शैली या इसी को अन्य नाम दिया जाता है नागर शैली
में निर्मित एक मंदिर है हमारा, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे है, सिरपुर में, ठीक है। तो इसको याद रखना है हमें। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वास्तव में क्या विष्णु मंदिर है। तो इसको लक्ष्मण मंदिर क्यों कहा गया? लक्ष्मण मंदिर कहने के पीछे कारण है कि इस मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्मण जी की प्रस्तर मूर्ति मिली है, इस कारण इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ा है, जो कि लाल ईंटों से निर्मित है, लाल बलुआ ईंटों से निर्मित है आपका, ठीक है। और आपका यह पंचायतन शैली या जिसको अन्य नाम दिया जाता है नागर शैली में निर्मित एक मंदिर है। एक चीज और हमें याद रखना है, वसाटा देवी ने इस मंदिर की शुरुआत की थी निर्माण करने की 7वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में आपका शुरुआत की थी, लेकिन वसाटा देवी का भी अकस्मात रूप से क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और वसाटा देवी इस मंदिर को पूर्ण रूप से आपका निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करा पाती, इनका मध्य में ही क्या हो गया था, निधन हो गया था। इस मंदिर को आगे चलकर आपका पूर्ण रूप से निर्माण कराएंगे कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्लियर है बातें? पूछा जाएगा आपको कि सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण करता कौन है, तो वसाटा देवी। लेकिन पूछा जाएगा सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य कंप्लीट किसने कराया था, तो आप लगाएंगे क्या? महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्लियर है बातें? ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य आपका किया है किस व्यक्ति ने? आपका वसाटा देवी ने, है ना। लेकिन उसके निर्माण कार्य को पूर्ण कराएंगे कौन? महाशिवगुप्त। देखिए इसके बारे से, इनका शासनकाल रहा है 595 से 655 ईस्वी। महाशिवगुप्त को अन्य नाम से जाना गया है महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्या नाम से जोड़ा गया है? महाशिवगुप्त बालार्जुन। देखिए महाशिवगुप्त इनका नाम है, लेकिन ये बाल्यकाल से ही धनुर्विद्या में पारंगत थे। किस विद्या में पारंगत थे? धनुर्विद्या में पारंगत थे। और यह धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण अर्जुन भी हमारे जो आपका महाभारत कालीन एक व्यक्ति है, पात्र हैं अर्जुन भी हमारे आपका बचपन से ही आपका धनुर्विद्या में पारंगत थे। इस कारण इनका नाम आपका बाल्यकाल से धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण अर्जुन के समान माना गया और नाम पड़ गया क्या? बाला अर्जुन। ठीक है, तो याद रखना है महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। महाशिवगुप्त इनका नाम है और यह आपका बाला अर्जुन किस कारण इसका नाम पड़ा है? तो बाल्यकाल से धनुर्विद्या में अर्जुन की तरह पारंगत होने के कारण इनका नाम पड़ा है क्या? बाला अर्जुन। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के आपके इतिहास का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा गया है? तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासन काल को कहा गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। महाशिवगुप्त ने आपका अपने शासन काल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास और 14 स्वर्णिम आपका जानकारी मिलता है। देखिए क्या क्या किए। महाशिवगुप्त आपका उपासना करते थे शिव भगवान की। किस भगवान की उपासना करते थे? शिव भगवान की। लेकिन याद रखना है सिरपुर के जो पांडु हैं उस वंश के लोगों ने विष्णु भगवान की उपासना की है। किस भगवान की? विष्णु भगवान की उपासना की है। लेकिन हमारा जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है इन्होंने किस भगवान की उपासना की है? शिव भगवान की। ये शैव मत अनुयायी थे, शैव मत को मानने वाले थे और इन्होंने उपाधि धारण की थी परम महेश्वर की।
किसकी उपाधि धारण की थी? परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी महाशिवगुप्त बालार्जुन ने, जिससे जानकारी मिलता है कि ये किस भगवान को मानने वाले थे? शिव भगवान को मानने वाले व्यक्ति थे। ठीक है। इन्होंने ही सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। स्वयं मानते हैं आपका किस धर्म को? शिव भगवान को। लेकिन सिरपुर का जो विष्णु मंदिर है, उस विष्णु मंदिर के निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन है? आपको पूर्ण रूप से महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इससे पता चलता है कि ये धर्म के प्रति बहुत ही सहिष्णु थे। तत्कालीन समय में हमारा जो सिरपुर है वह बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संकेंद्रण हुआ करता था, जिसको पूर्ण रूप से मान्यता मिलती थी किससे? महाशिवगुप्त बालार्जुन से। तो आप याद रखना है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसने कराया? तो हमारे महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। इसी कारण हम लोग लक्ष्मण मंदिर के निर्माण कार्य को एक तो कह सकते हैं आपका 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बीच में आपका बना है हमारा कौन सा आपका मंदिर? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, जिसके निर्माण कार्य में जो व्यक्ति हैं हमारे, एक वसाटा देवी ने इसको आपका स्टार्ट कराया और पूर्ण कराया किसने? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। ठीक है भाई। इसके बाद और देखते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में, इनके शासनकाल में जो हमारा सिरपुर है, सिरपुर कहाँ है जी? जो महासमुंद जिले में है वर्तमान में, है ना। सिरपुर बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संकेंद्रण था इस समय। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा क्या था यहाँ पे? संकेंद्रण था। क्योंकि हम लोगों ने प्राचीन काल छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ा है कि बौद्ध धर्म के अवदान शतक नामक पुस्तक में जानकारी दिया गया है कि गौतम बुद्ध जी सिरपुर क्षेत्र में आपका 3 महीने के लिए यात्रा किए थे, है ना। तो सिरपुर प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र माना गया है और सिरपुर आपका तत्कालीन महाशिवगुप्त आपका बालार्जुन के शासनकाल में भी बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा क्या था? संकेंद्रण था। इसी कारण बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आए हुए एक व्यक्ति थे हमारे, जिनका नाम था, चीनी यात्री थे, वेनसॉन्ग। क्या नाम था भाई? वेनसॉन्ग। और वेनसॉन्ग ने आपका 639 ईस्वी में सिरपुर और भारत की दोनों की क्या की थी? यात्रा की थी। तो इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है कि वेनसॉन्ग जो चीनी यात्री है वह छत्तीसगढ़ कब आया था? तो 639 ईस्वी में। और 639 ईस्वी में आपका छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल था। और इस चीनी यात्री ने छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कौन से धर्म का आपका जानकारी प्राप्त किया? बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त किया, जो कि विशेष रूप से कौन से स्थल का है? सिरपुर स्थल का है। ठीक है। ये वेनसॉन्ग नाम का यात्री आया था चीन से। कब आया था भाई? 639 ईस्वी में। यदि आपको शताब्दी पूछेगा तो शताब्दी में हमें याद रखना है, यह रहेगा 7वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 7वीं शताब्दी रहेगी, क्योंकि 600 शताब्दी हमारा खत्म हो गया है, 39 चल रहा है, तो हमारा कौन सी शताब्दी होगा? 7वीं शताब्दी। वेनसॉन्ग द्वारा आपका अपने पूरे यात्रा वृत्तांत पे एक पुस्तक लिखा गया, जिस पुस्तक को हम जानते हैं किस नाम से? CU की नाम से। ठीक है। और इन्होंने छत्तीसगढ़ को संबोधित किया है किस नाम से? संबोधित किया है आपका किया सालों से। किया साल। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का आपका वेनसॉन्ग द्वारा क्या नाम दिया गया है पूछेगा तो किया सालों नाम दिया गया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम? तो CU की। ये वेनसॉन्ग कब आए थे छत्तीसगढ़? तो 639 ईस्वी में आए थे। शताब्दी पूछेगा तो 7वीं शताब्दी। और छत्तीसगढ़ में इस समय किसका शासन था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का हमारा शासनकाल था। और देखिए फैक्ट आपका चीनी यात्री वेनसॉन्ग के बारे से, महाशिवगुप्त बालार्जुन का जब शासन है छत्तीसगढ़ में, तो इस समय भारतीय इतिहास में आपका
वर्धन वंश के शासक, वर्धन वंश के शासक आपके हर्षवर्धन का शासन था। किसका? हर्षवर्धन का। और आपका चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? पुलकेशिन द्वितीय का। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जब महासेनगुप्त बालार्जुन का शासन काल था तो इसके शासन काल के समकालीन भारतीय इतिहास में कौन कौन शासन कर रहे थे? तो वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन शासन कर रहे थे और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहे थे। ऐसे बताया जाता है कि महासेनगुप्त ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार किया था, क्योंकि जो पुलकेशिन द्वितीय है यह बहुत से आपका साम्राज्य विस्तार नीति रखता था और इनकी ज़्यादा मात्रा में लड़ाई झगड़ा हुई है। हम भारतीय इतिहास में देखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच भी लड़ाई हुई थी। आपका पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की लड़ाई हुई थी जिसमें हर्षवर्धन हमारा पराजित हुआ था और जीत गया था कौन? पुलकेशिन द्वितीय, जिसकी जानकारी मिलती थी हमें रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल प्रशस्ति में। किस प्रशस्ति में? ऐहोल प्रशस्ति में जानकारी मिलती है कि जब महासेनगुप्त बालार्जुन का शासन काल था तो भारतीय इतिहास में चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय और वर्धन वंश के हर्षवर्धन का शासन था और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में हर्षवर्धन हार गया था, पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था और जीत की खुशी में एक लेख लिखवाया था रवि कीर्ति से, जिसका नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। तो इसे भी हमें याद रखना है, ठीक है। महासेनगुप्त बालार्जुन का आपका सिरपुर से 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो कि अभी तक का आपका सर्वाधिक ताम्रपत्र है, ठीक है। तो ये कई कारण थे हमारे महासेनगुप्त बालार्जुन का, जिसके कारण उनके आपका शासन काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या कहा गया है? स्वर्ण काल कहा गया है। ये स्वयं शिव भगवान को मानते थे, लेकिन इन्होंने आपका विष्णु भगवान के मंदिर, लक्ष्मण मंदिर का आपका कार्य पूर्ण कराया था। स्वयं शिव भगवान को मानते थे, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संकेंद्रण था इनको तत्कालीन समय में। इस सभी से जानकारी मिलता है कि यह धर्मों के प्रति कैसा था? सहिष्णु व्यक्ति था। सहिष्णु कहने के मतलब जो अपने धर्म को तो अच्छा मानता ही है, साथ साथ अन्य धर्मों के भी जो आपका सम्मान करे, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? सहिष्णु कहेंगे। तो हमारे महासेनगुप्त बालार्जुन समस्त धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। इन सब कारणों से ही आपका महासेनगुप्त शासन काल को आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या कहा गया है? स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो इससे बहुत से प्रश्न आते हैं महासेनगुप्त बालार्जुन से, आप याद रखना है। महासेनगुप्त बालार्जुन 595 से 655 ईस्वी में शासन किया। इनको बालार्जुन इस कारण कहा गया क्योंकि बाल्यकाल से धनुर्विद्या में अर्जुन के समान पारंगत थे। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने उपासना किया था शिव भगवान की और इसी कारण उपाधि धारण किया था परम महेश्वर की। यह आपका सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया था, जिसको वसाटा देवी अधूरा आपका कर दिए थे और 6वीं-7वीं शताब्दी में हमारा यह लक्ष्मण मंदिर बना है। यह सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर बनाकर निर्माण कार्य पूर्ण कराया। इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संकेंद्रण हुआ करता था सिरपुर हमारा महासमुंद जिला। इसी समय 639 ईस्वी में वेनसांग नाम का चीनी यात्री आया, जिन्होंने यात्रा वेदांत को आपको सी की नामक पुस्तक में लिखा और छत्तीसगढ़ को नाम संबोधित किया है किया सर्वनाम से। इसके शासनकाल में भारतीय इतिहास में वर्धन वंश का आपका हर्षवर्धन का शासन था और चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। इसको कई बार पूछा गया है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। इसकी जानकारी रवि कीर्ति द्वारा लिखित आपको कौन सी प्रशस्ति से मिलती है? ऐहोल प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। इस तरह से हमारे महासेनगुप्त बालार्जुन का शासनकाल 655 तक रहा और इनका शासनकाल हमारा छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारे इसमें प्रश्न बनते हैं हमारे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा पांडु वंश, जो सिरपुर का पांडु वंश चल रहा था, उसका इतिहास यहीं पे समाप्त होता है। इनकी जो मूल शाखा थी, एक और शाखा थी आपका जिसको मूल शाखा कहा गया है ना, जो कि कौन सी शाखा है, मैटल श्रेणी के पांडु वंश। ठीक है, मैटल श्रेणी के पांडु वंश के शासन की है एक और शाखा के रूप में, जिनको पांडु वंश का क्या कहा गया है, मूल शाखा की संज्ञा दी गई है। मैटल श्रेणी के पांडवों की राजधानी थी अमरकंटक। कौन है थी राजधानी, अमरकंटक राजधानी थी मैटल श्रेणी के पांडवों की। इनके प्रमुख शासक थे, लिखाया भी था आपको, आपका सूरबल, वत्सराज, नागबल, भरतबल और एक शासक थे हमारे जयबल। पहले जयबल था, सूरबल। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे राजा हैं जयबल, वत्सराज, नागबल, भरतबल और सूरबल। ठीक है, इसको याद रख लेना है, जयबल, वत्सराज, नागबल, भरतबल और सूरबल। इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जयबल इसका संस्थापक है, क्योंकि यही पहला राजा है, प्रथम शासक। ठीक है, वत्सराज ने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की है, महाराज की उपाधि धारण की है। नागबल नाम के आपका शासक ने भी महाराज की उपाधि धारण की। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका भरतबल। भरतबल के बारे में हम लोगों ने देखा था आपका सरबपुरी वंश में। सरबपुरी वंश का एक राजा था जिसका नाम था आपका नरेंद्र सिंह। सरबपुरी वंश का एक शासक था जिसका नाम क्या था, नरेंद्र था। और इस नरेंद्र की बहन का नाम था क्या जी, लोक प्रकाशा। और इस लोक प्रकाशा का विवाह हुआ था पांडुवंशीय राजा किससे, भरतबल से, जिसकी हमें जानकारी मिल रही थी किस ताम्रपत्र से, ब्राह्मणी ताम्रपत्र से। तो इसको आप याद रखना है कि आपका भरतबल का आपका किससे विवाह हुआ था, तो सरबपुरी वंश के नरेंद्र की बहन का नाम था लोक प्रकाशा। इन्हीं से विवाह हुआ था किसका, भरतबल का, जिसकी जानकारी मिलती है हमें किस ताम्रपत्र से, ब्राह्मणी ताम्रपत्र से। इस वंश का अंतिम राजा हुआ कौन, आपका सूरबल, अंतिम राजा। ठीक है, इस तरह से हमारे पांडु वंश का इतिहास समाप्त होता है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल के इतिहास में 2-3 वंश और हैं, हमारे बाढ़ वंश हैं और कांकेर के सोमवंश है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो अच्छे से आपका सिविल सर्विस की तैयारी कर सके और आपका चयनित हो पाए। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।